फ्लक्स क्या हो, चेंज चेंज हो। होगा। फाइन, ये यहाँ पे हो गया। फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में पैदा होगा, वो इन विच डायरेक्शन टू रिप्रोड्यूस, दैट इज गिवन बाय लेंज लॉ व्हिच इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। वो क्या बोलता है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ द फ्लक्स, यानी वो अपने कॉज को अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा, घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। फाइन, यही बात हुई थी लेंज लॉ की। यस सर। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो वो नॉर्थ बन जाएगा ताकि रेपेल कर दे, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, साउथ। साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था ना, ये जाने देता है ना आने देता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो चलिए, और एक सिंपल सा फॉर्मूला भी हमने निकाला था, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपने कर लिया था, ये देख के कि अगर अंदर आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने के लिए क्या करें, ये सारी चीजें आई होप यू नो। तो फैराडेज का सेकंड लॉ जो मैग्नेटिक इंडक्शन का है, बेसिकली इट इज सिंपली E is equal to minus n d phi by d। ये माइनस साइन क्या बताता है, लेंस लॉ है ना। माइनस साइन क्या बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। राइट, माइनस साइन हमें अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बस यहाँ तक बात हो चुकी है। आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं आज क्या है। लेट अस मूव ऑन। अब आपसे अगर मैं ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल ये दो फिगर्स देख रहे हैं, एक रिंग है और इस रिंग को मैं के ऊपर से मैंने, फॉर एग्जांपल एक रिंग था, रिंग के ऊपर से मैंने ड्रॉप किया। फाइन, दिख रहा है क्या आपको दो फिगर, एक जो है कंप्लीट मेटालिक रूप है और एक ब्रोकन रूप है। तो जब बेटा ये मैग्नेट पास आना शुरू हो जाएगा तो ये वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ऊपर से देखूंगा अगर मैं, तो नॉर्थ पोल जा रहा है तो नॉर्थ तो रेपेल करना शुरू करेगा क्या, सो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स ऑन दिस। तो जब रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसका जो जी होगा, एक्सेलेरेशन होगा, वो अगर फ्री फॉल होता है तो जी कितना होता है, 0, सॉरी फ्री फॉल होता है तो ए जो होता है माइनस जी के बराबर होता है अगर मैग्नेट को फ्रीली फॉलिंग कर दे। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक इंडक्शन की वजह से देयर इज अ रिटार्डिंग फोर्स, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा लेस देन जी हो जाएगा क्या, स्लो डाउन हो जाएगा क्या। यस सर। ओके, लेकिन अगर यही मेटालिक लूप कट हुआ हो तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा। ठीक, जब करंट जीरो है तो कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इट मींस नो पोल, नो मैन। तो कोई देखिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी देखिए अगर एक बैटरी लेते हैं तो एक बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ होता है क्या, लेकिन करंट होता है क्या, करंट नहीं होता, क्योंकि सब सर्किट कंप्लीट नहीं है। और जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है। मतलब अब उसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, तो दैट विल फॉल लाइक अ फ्री फॉल, नो रिपल्सिव फोर्स। आई होप यह बात आपको क्लियर हो रही बहुत अच्छे से। यस सर। नो मैग्नेटिक पोल। चलो इन दोनों डायग्राम को बना लो, नो मैग्नेटिक पोल। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक मेटालिक लूप के बजाय मान लो प्लास्टिक का रिंग ले लेता तो फिर तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता, क्योंकि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह है, ये सारे फिनोमेना मेटालिक यानी कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए बात होती है, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं। ठीक है, तो आप पहले वाले फिगर में लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में आप लिख सकते हैं क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, and current also there, current because circuit complete, because circuit is complete। और जब करंट फ्लो होगा तो बेटा करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो मैग्नेटिक पोल्स भी बन जाएंगे। और कौन सा पोल बनेगा वो डिपेंड करता है किस लॉ पे, लेंजेस लॉ है ना, मैग्नेटिक पोल। अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल, और नीचे जब जाने लगा साउथ पोल दूर जा रहा होगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या देखो, ईएमएफ इंड्यूस तो है, ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ईएमएफ तो जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमारा फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है।
लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट सर्किट, ब्रोकन सर्किट की वजह से। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, क्या कोई दिक्कत बताइए? सर, होगी। तो आप ये देखेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी है और इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू जी है, और ये फ्री फॉल में कि उसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ओके, इज दिस डन? कॉपी कर ली सारी बात, फिगर विगर कॉपी हो गया? थोड़ा सा, नो सर 2 मिनट रुको। अच्छा जल्दी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यस सर, हो गया। एवरीवन डन? यस सर। अब देखिए हमें सर कई बार हम Please. फ्लक्स को मतलब सर कई बार हम फ्लक्स को मतलब बी डी एल लेते हैं, कई बार हम लोग बी डी ए लेते हैं, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, फ्लक्स तो कभी बी डीएल नहीं हो सकता बेटा, बी डॉट डीएल तो एम्पियर सर्किट होगा, है ना। देखिए अगर आप बी डॉट डीएल लिख रहे हैं, इसका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को लाइन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ना, जैसे आप इसमें अगर बी डॉट डीएल लेंगे तो रिंग की केस में बात करेंगे बेटा, तो ये तो बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी डॉट डी ए कर दूं तो इसका मतलब आप एरिया के साथ कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें। बी डॉट डीएल फ्लक्स इसको बोलते हैं, इसको सर फ्लक्स वो बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब एक मिनट मेरी बात सुनिए, फ्लक्स का मतलब वो एरिया इंटीग्रल, आप एरिया के साथ उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विद एरिया वेक्टर। हाँ अब पूछिए, आप क्या पूछे? तो सर ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, मतलब ये एम्पीरियल लॉ से क्या निकलता है हाँ, बी डी एल? एम बी डॉट डीएल का मतलब क्या है कि आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को उस करंट एलिमेंट लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, ये एक लूप है एबीसीडी, जिसमें हमने सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला दिखा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मान लेते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है चेतन? यस सर। अब मैं क्यों इसका फ्लक्स बताऊं, तो फ्लक्स के लिए आप क्या देखोगे, पहले इसका फ्लक्स अगर हम बात करें तो फ्लक्स बेसिकली होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। तो आप देखेंगे इसको बी डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यू विल सी दैट इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मान सकते हो। यस सर। यस सर। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो कॉस 90 क्या हो गया बेटा, 0। तो ये खत्म हो गया, यानी फ्लक्स 0 हो गया। चलो एक अब जरा लाइन इंटीग्रल करता हूँ एम्पीरियन लूप के लिए। तो लाइन इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अब हर मैग्नेटिक फील्ड का उस लूप के एलिमेंट पे निकालना है। तो 4 लेंथ है मेरे पास, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अगर मैं ए टू बी देखूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो ये रहा मेरा लेंथ, और एक मिनट इस पे मैंने क्या कर दिया, ये लेंथ है और इधर ही क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0 डिग्री आ गया क्या? यस सर। तो अगर मैं इसका बी डॉट डीएल करूंगा तो बी इंटू एल हो जाएगा क्या? फाइन Yes, sir. हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, थीटा 90 हो गया, बी डॉट डीएल 0 हो गया यस सर। बीसी पे। और सीडी पे देखा मैंने, तो सीडी पे अगर हम ये मान लें कि ये कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे मान लें बी डॉट डीएल कुछ इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरा थीटा कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 180 हो गया क्या? तो बी डॉट डीएल माइनस बी एल हो जाएगा क्या, क्योंकि थीटा 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पे अगर हम देख लें डी टू ए, अगेन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थीटा में, तो बी डॉट डीएल फिर से 0 हो गया क्या? यस सर। तो इस तरह से आप चीजों को जोड़ सकते हो। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग द कांसेप्ट। सर ये तो तो हो गया ये ना, हाँ, तो फ्लक्स निकाल, हाँ बताइए सर बी डी ए करके हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, मतलब सर बी ठीक है। डी एल करके क्या आएगा हमारे पास? सॉरी आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। सर मैंने बोला कि जैसे बी डी ए करके हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, तो सर बी डी एल करके क्या आएगा फिर हमारे पास? लाइन इंटीग्रल, इसका नाम होता है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। और जो एम्पीरियल, देखिए एक्चुअली ना हमने आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखवा दिया था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एम्पीरियल लॉ था क्या?
और Yes, गॉस sir. लॉ में डायरेक्ट रिजल्ट निकलवाया था क्या, E डॉट DA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है पूरा कि कैसे आया ये चीज, Yes, मतलब yes. जाहिर सी बात है इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता होगा, एक हाई लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। आप कर सकते हैं, देयर आर प्रूफ्स एडवांस लेवल की किताबों में है, होता है proof कि ये आता कैसे। हम तो आपको इस लेवल पे बस इसका रिजल्ट निकलवा देते हैं कि भाई ये गॉस लॉ हो गया और ये एम्पियर लॉ हो गया। गॉस लॉ होता है एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और एम्पिरियल लॉ होता है लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन Yes, हम sir. इसको प्रूफ नहीं कराते ना कि ये बी डॉट डीएल कैसे म्यू नॉट एन आई के बराबर हुआ और ई डॉट डी कैसे क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ, ये हम आपको प्रूफ नहीं करवाते। Yes, sir. हाँ बस हम आपको ये लॉ बताते देते हैं और इस लॉ के बुनियाद पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाना शुरू करते हैं। Yes, फाइन, sir. उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है दैट इज समवॉट कॉम्प्लेक्स। एक मैथ्स के स्टूडेंट आमतौर पे कर सकता है, लेकिन फिजिक्स में इतनी ज्यादा मैथ्स, क्योंकि हमको उसका फिजिकल एप्लीकेशन पढ़ाना है कि भाई ये एक लॉ है मैथमेटिकली आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक। तो आप उसको आप ये मानते हैं, ठीक है, आपको मैथमेटिकली कौन है यार बैकग्राउंड से, बिल्कुल बड़ी प्यारी प्यारी बातें आ रही, समझ में आ रही बेटा। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकली हम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हमने आपको प्रूव किया नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट दिया जो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, और इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है। Yes, sir. सर एक और ये डाउट है। था हाँ बताइए। सर, जैसे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपने एक बार बताया था कहीं पे जीरो हो जाता है, बोला मैग्नेटिक फ्लक्स वो कहाँ पे होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने के बहुत सारे केस है। फ्लक्स बी या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए या फिर परपेंडिकुलर हो जाए। there are two cases में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर हम फाई बी की बात करें, नहीं सर, मैग्नेटिक आपने एक बार फ्लक्स, बताया कि हम लोग क्लोज इंटीग्रल करें ना कुछ, तो मतलब उस फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। अच्छा क्लोज ठीक है, गॉस लॉ, अच्छा मैं समझ गया, दैट इज नोन एज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मैं समझ गया। चलिए टॉपिक है गॉस लॉ, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी भी क्लोज सरफेस का, मैग्नेटिज्म, जैसे हम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस, इन अ वैक्यूम। वैक्यूम होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी मीडियम, कोई मीडियम हो सकता है। तो हम लिखते थे E डॉट DA इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्रॉस सरफेस का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना है ना। तो इसी को मैंने बताया था कि अगर आप कोई क्लोज, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक मैं बार मैग्नेट चूज किया, तो बार मैग्नेट चूज करने के बाद लेट मी चूज एक बार मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। आपको पता है कि यहाँ से बार मैग्नेट कैसे होता है भाई, यही तो होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंटर होता है, समथिंग लाइक दिस। एक हाथ और बना देते हैं, आप कहीं पे भी चूज एनीवेयर एनी क्लोज लूप, कहीं पे भी क्लोज लूप, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जीरो, ऑलवेज जीरो। हाँ यही था कि अगर हम इसको B डॉट DA, इस गोले का मतलब समझते हैं जो हम लगाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गोला, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, हाँ वेरी गुड, क्लोज सरफेस, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DA इज ऑलवेज जीरो। ये है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस को अगर आप लेंगे तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर हो रहे होंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर हो रही है तो कहीं ना कहीं वो एग्जिट भी हो रही है, फाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते। ये दो डिफरेंस होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं, क्लोज लूप, नॉर्थ से निकल के साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाते हैं, घूम के वापस तो आते नहीं पॉजिटिव पे। यस सर, नहीं आते। तो इसी को मैं बताया था कि दिस इज बेसिकली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज मैग्नेटिक सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। सर मतलब हम गोला लगा रहे हैं तो मतलब हम पूरे इसका ये लेंगे, मतलब पूरे का ये फ्लक्स कहीं पे भी, और मतलब हाँ आप एक मतलब गोला का मतलब है एक क्लोज सरफेस आपने बनाया 3D में। तो मैं तो यहाँ 2D में शो कर रहा हूँ, आप एक 3D में कोई भी किसी भी रैंडम शिप का आप कहीं भी बना के देख लीजिए, एनीवेयर,
एनीवेयर। और सर दो लाइनें लगाए तो मतलब एक साइड का देख रहे हैं हम, एक साइड से देख रहे हैं कितना पास हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, आप जब फ्लक्स निकालोगे तो ये एक क्लोज सरफेस के लिए वैलिड ना, नॉन क्लोज सरफेस के लिए थोड़ी बात हो रही है। अगर आप एक साइड का देखेंगे तो फिर वो क्लोज कहाँ होगा, हम तो क्लोज सरफेस की, भाई गॉस लॉ क्लोज सरफेस की बात करता है। यस सर। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स गॉस लॉ। हाँ अगर मेरे भाई अगर आप किसी कोई एक सरफेस लोगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। बेसिकली वी से दिस फॉर क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज। ठीक है, आप क्लियर हुई डॉट या कुछ और बताएं? बस सर ठीक मतलब है, ये जो रिंग बनाई पीछे हम लोगों ने क्लोज सरफेस नहीं है। हाँ यहाँ ठीक है, बताइए बोलिए। मैं रिंग बनाया फिर सर ये मतलब क्लोज सरफेस नहीं है ना? क्लोज क्यों नहीं है मेरे भाई, ये क्लोज नहीं दिख रहा आपको, कैसे नहीं सर क्लोज कर? सर पीछे जो बनाया रिंग हाँ पीछे जो पीछे 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 क्लोज कहाँ पे, ये तो भाई एक रिंग है ऐसे, क्लोज कहाँ है भाई, ये क्लोज तो 3D होगा ना। यस क्लोज सर। सरफेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3D फिगर होगा ना एक, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फेयर हो गया कुछ, या फिर कोई रैंडम शेप की पन्नी हो गई। फाइन, क्लोज ये तो एक 2D फिगर है, इट्स नॉट अ क्लोज सरफेस। यस सर 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 ये समझ क्लोज गया। लूप है, क्लोज लूप है, क्लोज सरफेस नहीं है। समझ में है क्या? यस सर। यस क्लोज सर। लूप है, एक लूप क्लोज है, सरफेस क्लोज नहीं है। ठीक है, ओके। थैंक चलिए यू अच्छा, सर। आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, सारा जवाब मिल गया। यस सर। ठीक है चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, कह रहा है कि ये 3 क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये आपसे कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर का करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बगल में एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, इट इज इन द प्लेन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन आपकी स्क्रीन पे। तो कह रहा है कि इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले लूप में करंट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे भी करंट को मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज कर रहा हूँ, आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूँ अप एरो। तो बताइए जरा सोच के। अच्छा नहीं सर सोच, यहाँ पे करंट को इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, करंट कांस्टेंट है, मैं इस लूप को दूर लेके जा रहा हूँ, करंट कांस्टेंट। तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस डायरेक्शन में होती है, राइट हैंड का रूल थंब रूल से निकालते हैं उसको। चलिए पहले वाले में देखें जरा, तो स्ट्रेट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। करंट बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, बिकॉज यू नो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टू द स्ट्रेट वायर से याद आ रहा है, वी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आई होप यू रिमेंबर दिस। DAR। आर लिखते डी लिखते। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर राइट हैंड थंब रूल से निकालो तो घूम के मतलब इधर अंदर की तरफ जा रही है क्या, देखना जरा। यस सर। सभी को समझ में? अगर मैं वायर को होल्ड करूंगा तो अंदर ऐसे राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो बी है वो भी इंक्रीज होगा, यस सर। मतलब इनफ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी अंदर वाला फ्लक्स क्या हो रहा है। तो लेंज लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कैसा Yes. फ्लक्स, कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा प्रोड्यूस करेगा, इनफ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब इट विल प्रोड्यूस इनसाइड फील्ड और आउटसाइड फील्ड। इनसाइड। अरे भैया इनसाइड प्रोड्यूस करेंगे तो बढ़ा देगा ना, अंदर इनफ्लक्स बढ़ रहा है, उसको कैंसिल करना है, डिक्रीज करना है, तो उसको भाई अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो उसको कैंसिल करने के लिए बाहर फील्ड प्रोड्यूस करूंगा ना। यस सर। तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस आउटसाइड। यस सर। ओके, प्रोड्यूस आउटफ्लक्स टू डिक्रीज इनफ्लक्स। इनफ्लक्स लेंज लॉ के हिसाब से इनफ्लक्स को घटाने के लिए आउटसाइड, मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बता सकते हैं आउटसाइड का मतलब कैसे डायरेक्शन, बहुत टाइप क्लॉक एंटी क्लॉक, बोलो ना भाई। सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल से आउटसाइड का फिर
मतलब इसमें करंट जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अच्छे से आते हैं। चलो इसका देखो जरा, इसका सर देखो क्लॉकवाइज। पक्का क्लॉकवाइज। यस सर। सभी लोग सोचे इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जब ये दूर जा रहा है, पहले तो मैंने देखा कि ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा से। अब आप इसको जैसे जैसे ये दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है मेरे पास, U0I अपॉन 2π। दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा क्या? यस सर। यस सर। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? घटेगी। कम होगी। घटेगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। हम बोल यस सकते हैं सर। इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जब इनफ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए लेंज लॉ के हिसाब से क्या प्रोड्यूस करेगा? इनफ्लक्स घट रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? अंदर या बाहर? अंदर। अंदर, यानी प्रोड्यूस करेगा इनफ्लक्स टू इंक्रीज। अब इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैसा करंट प्रोड्यूस करना होगा? व्हाट टाइप ऑफ करंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लॉकवाइज। अब इसमें कह रहा है कि ये एक लूप रखा हुआ है। सभी लोगों को समझ में आया बेटा? ये थर्ड ऑप्शन में जाना चाहिए। यस सर। कह रहा है कि ये कटा हुआ लूप है, मतलब कि करंट तो फ्लो नहीं करेगा, ये देयर विल नो करंट, क्योंकि लूप इनकम्प्लीट है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो पैदा होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, तो किसी पे प्लस आ जाएगा, किसी पे आई माइनस आएगा। तो कह रहा है कि किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा? ए पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, बी पे प्लस आएगा, माइनस। तो बेसिकली ये डॉट का मतलब होता है आउट। डॉट का मतलब होता है क्या? आउट। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा आ गया, आई हैव हियर आउट फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग? आउट फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आउट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्या? ओके, ठीक है, चलो सर, आउट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब आउट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ व्हाट शुड हैपन? ये क्या करना चाहे, मतलब व्हाट विल बी द डिजायर इज? डिक्रीज करना चाहेगा। क्या बोल रहे हो भाई? डिक्रीज करना चाहेगा। किसको डिक्रीज करेगा? आउट किसको डिक्रीज करेगा? आउट फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, बाहर वाले फ्लक्स को। तो आउट फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करना करेगा? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स। इसका मतलब ये ट्राई टू प्रोड्यूस कर तो पाएगा नहीं। क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा ये? नहीं, क्योंकि सर, लेकिन कोशिश करेगा ना। इट विल ट्राई टू कैंसिल इट। तो ट्राई टू प्रोड्यूस इनफ्लक्स का मतलब कैसा करंट होना चाहिए? अगर करंट फ्लो करेगा तो क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए क्या? बोलो। क्लॉकवाइज का मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। ऐसे फ्लो करने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ हाई पोटेंशियल बी पे लो। समझ में आया क्या? क्योंकि करंट को ऐसे फ्लो करना होगा ना। देखो कितना खतरनाक लॉजिक लगा, मस्त लॉजिक लगा क्या? यस। मतलब ए वाले पे नेगेटिव, बी वाले पे पॉजिटिव। वेरी गुड, चेतन ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो ए वाले पे नेगेटिव, बी वाले पे पॉजिटिव आएगा। और ये जो है बैटरी की तरह काम करेगा क्या? दिस विल एक्ट एज अ बैटरी, जैसे बैटरी की तरह काम करेगा। तो मैं इस सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। दिस विल बिहेव लाइक दिस। यस सर। एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो करंट फ्लो कर जाएगा, बिकॉज की सर्किट कंप्लीट हो रही है। हमारे केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ सेल। ठीक है बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन?
यस सर। ठीक है, एक सर और एक क्वेश्चन बार थर्ड पार्ट से रिपीट कर दो। मैं थर्ड पार्ट रिपीट करता हूँ दूसरे क्वेश्चन से, पहले इसको नोट करो। एक दूसरा क्वेश्चन दे, नोट किया सभी चीज। सर रुको 2 मिनट। इस चैप्टर में फॉर्मूला कम है लेकिन लॉजिक ज्यादा है ना। सर यस सर। लॉजिक Yes, ज्यादा sir. मजा, मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा चैप्टर, वरना दिमाग की दही बन जाएगी। भाई क्या करता है ये, कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी इनफ्लक्स, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसको समझ में आएगा वो कहेगा इसमें है ही क्या सर, पूरी जिंदगी याद रखूंगा मैं। लेंस लॉ क्या है, ना जाने देगा ना आने देगा, बढ़ रहा घटा दो, घट रहा बढ़ा दो, खत्म खेल। टाइम Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो मैं कह रहा हूँ कि Yes, ये रहा sir. मेरे पास, दिस इज द ब्रोकन पॉइंट्स है मेरे पास। ओके, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बढ़ रही है। तो कह रहा है ए और बी पे पोलैरिटी बताओ, ए पे कैसा पोलैरिटी आएगी, चार्ज आएगा, बी पे कैसी पोलैरिटी आएगी। ठीक, इनफ्लक्स कमेंट करिए जल्दी से। अगर मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दूं, सो व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस विल बी डेवलप्ड। ओके, आई एम गेटिंग आंसर। जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरो। आपको पोलैरिटीज बतानी ना, किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, which will become a high potential and which will become a low potential। जरा लॉजिक लगाओ ना, जैसे मैंने बनाया सर, इसमें क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनफ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही मतलब इनफ्लक्स बढ़ रहा है। लगाओ ना ऐसे लॉ, इनफ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप होगी उसको क्या डिक्रीज करने की, डिक्रीज करने की टेंडेंसी डेवलप होगी तो क्या करेगा, हाँ जी। और लोग बताएं, इनफ्लक्स है ना, क्रॉस का मतलब अंदर वाली फील्ड बढ़। सर मैंने बताया आंसर। जी हाँ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। I've seen it. Let me check. तो लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, EMF it will try to decrease इनफ्लक्स, इनफ्लक्स को हटाने की कोशिश करेगा। जब इनफ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, सो व्हाट इट विल प्रोड्यूस। तो अगर ये क्लोज रिंग बनेगा, मान लीजिए, अभी तो नहीं, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटफ्लक्स। यस सर। आउटफ्लक्स का मतलब क्या हुआ, आउटफ्लक्स का मतलब कैसा हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे जाएगा बेटा, अब ये हमारे पास EMF बन जाएंगे, तो करंट ऐसे जाएगा मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस, और यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस। ठीक है, ये आंसर दिया क्या आप लोगों ने, A प्लस B माइनस। अरे उल्टा आप लोगों ने दिया भाई, B प्लस आ रहा है ना,
यस सर, बी प्लस ए माइनस। ए उल्टा आप लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ है, तो प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो करंट यानी ये जो है ए और बी, दिस शुड बी द करंट। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और वहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट को ऐसे ये सोर्स बन जाएंगे ना, ए विल बी प्लस एंड बी विल बी माइनस। ठीक है, सर करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे करंट फ्लो नहीं करेगा, मैं बता इमेजिन कर रहा हूँ करंट फ्लो करेगा, इफ ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो कहाँ से कर देगा भाई, करंट फ्लो करता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। करंट कहाँ, सर्किट करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर हम इमेजिन करें कि अगर उसकी टेंडेंसी क्या होगी, करंट को कैसे फ्लो कराना चाहेगा, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे मान लो जैसे इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हम उस पॉइंट को इमेजिन करें कि इफ करंट अगर करंट फ्लो करेगा, हम ही चेतन आपका उल्टा आंसर आ रहा था, क्या सोचा था, इफ करंट फ्लो then it will be anti-clockwise। ठीक है, चलिए आप ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इस तरह का। किसी को इसमें कोई डाउट है तो भाई बता दें मुझे। A will become high potential, B will become a low potential। Anyone? बोलो। नो सर। ठीक, No, चलिए, बहुत sir। आसान टॉपिक था। आगे आते हैं, ये टॉपिक, ये ग्राफ दे रखा है मेरे पास, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप की वजह से, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, तो कह रहा है ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, इसमें से कौन सा ग्राफ होगा? Which will be EMF versus time? ऑप्शन है Option A। Option 1. फर्स्ट ऑप्शन। So we know the relation between the EMF and the flux. What is that? E is equal to minus NA by 5D। तो d phi by dt क्या होता है बेटा, d phi by dt क्या होगा, इसको हम क्या मानेंगे, स्लोप ऑफ फाइव। तो आप देखेंगे पहले क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, क्या स्लोप पॉजिटिव है बेटा, यस सर। बोलो सर, स्लोप जो है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या, बिकॉज पहले एक माइनस साइन लगा, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ गया। ठीक, फिर उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या होगा, 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये लास्ट वाला पार्ट, तो फ्लक्स क्या है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अरे फ्लक्स स्लोप की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स की बात, स्लोप की बात कर रहा हूँ। डी फाई बाई डी क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट होगा, तो थर्ड ऑप्शन है। ठीक, स्लोप देखना, ठीक है, बिकॉज हमारा लेंस लॉ के हिसाब से वो अपोजिट होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, फाइन, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करेंगे। यस सर। चलिए इसका आंसर बताइए। EMF बताना, व्हाट इज द EMF एट 2 सेकेंड।
तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? सर एक मिनट। तो ये हो जाएगा 10t माइनस, खत्म बात। एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं करना सर। और t की जगह क्या रख दी? सर प्लस 2 पे वोल्ट। आप रख दो 0.2, t दे देगा 0.2, माइनस 10 इंटू 0.2 -4, तो कितना आया? -2 -4, तो माइनस माइनस इंटू -2, 2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, माइनस के साथ में फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यस सर। तो इस तरह चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक चले आगे। बैक ईएमएफ रीडिंग डालिए बैक ईएमएफ, और जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। नोट किया सभी ने? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इससे पहले हम आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। व्हाट इज दैट? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, इंडक्टेंस बैक ईएमएफ से पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस कर लीजिए। क्या इंडक्टेंस क्या होता है? जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा। कैपेसिटेंस पढ़ रखा है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V बाई I। कैपेसिटेंस से बात करें तो C इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई। ये आ गया ना, कि C इज इक्वल टू Q बाई आ गया। इंडक्टेंस का सिंबल होता है, ये क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल इट इज द प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। सही बात है क्या? यस सर। कैपेसिटेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्जेस। ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है? बैकग्राउंड से बहुत इरिटेटिंग साउंड आ रही है। इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इंड्यूस द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द चेंज ऑफ करंट। कंडक्टर टू अपोज द चेंज इन करंट, यानी कि वो अपने करंट को चेंज नहीं करना। जैसे एक बार जो करंट हो गया, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर, तो चाहेगा 2 ही एम्पियर रहे, वो 2 से 2.5 या 1.5 टू अपोज द चेंज इन करंट। और बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं, क्या चेंज इन करंट को आप बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट तो इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। टू अपोज द चेंज इन करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया का नाम सुना था आप? इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? नहीं होने देता है। हाँ, inertia is a property of every object to oppose the change in the velocity। यही तो था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने वेलोसिटी को चेंज होने नहीं देना चाहती। मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, जिस स्पीड से चल रहा उसी स्पीड से चलना चाहेगा। अगर रेस्ट पे है यानी 0 है तो 0 ही रहना चाहेगा, और अगर 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 4 ही रहना चाहेगा। तो इसी तरह से इंडक्टेंस भी किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो ये चाहता है कि उसके करंट की वैल्यू चेंज ना हो। जैसे लेंज लॉ क्या चाहता है? लेंज ने क्या बोला कि एवरी कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन द फ्लक्स, यानी अपने फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता है। क्या? यस सर। जैसे इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहती है क्या? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी आई कहां से? ये प्रॉपर्टी नेचर ने साइंस के हर ऑब्जेक्ट के अंदर रख रखा है। तो इंडक्टेंस ये प्रॉपर्टी होती है। इसको क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया बोल सकता हूँ क्या? कि इट इज एक्टिंग लाइक इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है अपने चेंज को। उसी तरह ये भी अपोज कर रहा है चेंज को। वो किसके चेंज को अपोज करता है? वेलोसिटी के। ये किसके चेंज को अपोज करता है? करंट। तो इट कैन इट कॉल भी इलेक्ट्रो, इसको इंडक्टेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया, क्योंकि ये अपोज करता है किसको? चेंज इन करंट। फाइन बेटा, समझ नहीं बात? यस सर। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं कोई भी जो फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये तो बात क्लियर है? ओके, जैसे हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहां पे एक प्रॉपर्टी जाते हैं L, और इंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं
phi by a, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको n phi by i निकाल। 5 by n. अच्छा, ये इंडक्टेंस किन किन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है? L डिपेंड्स ऑन, लिखिएगा L डिपेंड्स ऑन, L डिपेंड करता है, पहला तो हो गया शेप एंड साइज ऑफ लूप, जो कंडक्टिंग लूप है उसके लूप शेप साइज पर डिपेंड करेगा। तीसरा है ओरिएंटेशन, उसको रखा कैसे है। और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट, जैसे कि रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों के तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा Yes, sir. L नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन Current. करंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा इसको लिख लीजिए। शेप साइज पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। करंट नहीं करेगा। ये फॉर्मूले में दिख रहा है बेटा, क्योंकि ये इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर आप करंट चेंज मान लो डबल करोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? डबल, तो दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप रेजिस्टेंस में करंट को डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल होता है ना, यस तो 2 से 2 कैंसिल। उसी तरह कैपेसिटेंस में अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल होगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, उसी तरह अगर आप करंट डबल करोगे तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो फ्लक्स भी डबल होगा, तो डबल से डबल कैंसिल हो जाएगा और एल जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी हमको मिला क्या? L इक्वल टू N d∅ by dt। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट होती है हेनरी, हेनरी होती है यूनिट। क्या होती है इंडक्टेंस की? हेनरी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गया? व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फैराड, FARAD। रेजिस्टेंस यूनिट ओम, और इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई? Henry. हेनरी। मैं फिर से पूछता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द, चलो अगले स्लाइड पे चलूं मैं। Yes, sir. रेजिस्टेंस क्या करता है बाद में लिख लेगा ना, अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ अपोज करंट बोल सकता हूँ, अपोज करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट। सी क्या होता है? इट स्टोर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय स्टोर चार्ज, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ठीक, और अगर एल की बात करूं इंडक्टेंस की, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या सिग्निफिकेंस बताइए जरा। कैपेसिटर प्लेट से आधे बेटा, कैपेसिटर प्लेट से आधे क्या? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में क्या होता है? जल्दी बोलो, बीच में क्या होता है? Electric slabs. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोल सकता हूँ क्या, कैपेसिटर जो होता है एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. Yes, sir. स्टोर एनर्जी, लिखते रहिएगा सारी बातें, पूरा कंक्लूजन दे रहा हूँ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडक्टेंस बेटा क्या है? व्हाट इज इंडक्टेंस? इट अपोजेस व्हाट, किसको अपोज करता है? करंट को नहीं, चेंज इन करंट Change in को current. अपोज करता है। यानी कि अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टेंस का कोई काम है क्या वहां पे? No, sir. नो ही काम है। लेकिन रेजिस्टेंस का काम है क्या? है सर, है. रेजिस्टेंस को अपोज। यानी अच्छा, इंडक्टेंस कब रोल अदा करता है? जब करंट कांस्टेंट हो या करंट चेंज हो रहा हो? Vary कर रहा हो. वेरी गुड। अगर किसी सर्किट का करंट कांस्टेंट है तो कोई इंडक्टेंस की काम है वहां पे? नहीं. इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी जीरो नहीं, मतलब उसका काम नहीं हुआ। फाइन, तो अपोज करता है किसको? Change in current. चेंज इन करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरा मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कौन सी चीज होती क्या है। अपोज, ठीक, ये मतलब है हमारे पास। तो इंडक्टेंस क्या होगा बेटा? फॉर एग्जांपल आपने एक ये लूप लिया, इस लूप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी लिख दूं क्या? बोलो। Yes, sir. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अच्छा, ठीक है, तो जो इंडक्टेंस होता है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, याद रखिएगा। तो इंडक्टेंस स्टोर करेगा एनर्जी, स्टोर एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर करता है किसमें? इन द इलेक्ट्रिक फॉर्म फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट को, एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, याद देखो, ये क्या करेगा? स्टोर नहीं करता, ये करता है लॉस एनर्जी। सबसे सड़ा हुआ चीज है ये ना, एनर्जी को लॉस कर दे रहा है। लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट। फॉर्मूला याद है? रेजिस्टिव लॉस का इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का मतलब और मीनिंग बताने की कोशिश की। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ये ना एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ सामने कि कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज, अच्छा, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ सी वी। वेरी गुड। दूसरा क्या होता है? हाफ हाफ स्क्वायर बाय क्यूब टू। हाँ, वेरी गुड। और तीसरा क्या हो गया? हाफ क्यूब। ठीक, क्यूब। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ? एनर्जी डेंसिटी बोल सकता हूँ क्या? बोलो, बोल सकता हूँ क्या? तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। यू मतलब एनर्जी। ठीक है यार, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया एक्सरसाइज में, पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। चलिए जल्दी चलो आगे चलो। नोट किया सब? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का काम समझ में आ गया? ठीक है, चलो बैक ईएमएफ पे चलते हैं। तो एल का एल हो गया, मेरे को समझ में आ गया, हिंदी होगी। अगर किसी सर्किट से कांस्टेंट करंट है तो इंडक्टेंस का कोई काम नहीं होगा। नहीं है। लिख लो इस बात को, लिख लो कि अगर किसी सर्किट में, किसी लूप में करंट कांस्टेंट है तो देयर इज नो जॉब ऑफ इंडक्टेंस, उसका कोई काम नहीं है। वो बकवास कर रहा है, सीधा पड़ा हुआ। ठीक है, ओके, चले यस ठीक। तो बेसिकली बेटा हम ये मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सर्किट में मैंने ये लगा दिया इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस का सिंबल होता है। कैपेसिटेंस का सिंबल ये हो गया, रेजिस्टेंस का Yes, सिंबल sir. हो गया, और इंडक्टेंस का सिंबल क्या हो गया? ये ये इंडक्टेंस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को लूप बनाना है, लूप बनाना है, तो लूप हो गया। Yes, sir. मान लेते हैं हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बेसिकली ये लगा दिया इंडक्टेंस। ठीक है, बैटरी लगा दी थी। अब हम ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि यहाँ से अभी हमें फॉर एग्जांपल जैसे ही स्विच हमने ऑन किया, यहाँ पे कुछ फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स फाइन। तो फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा? अभी का नाम है फ्लक्स इज एल आई। दीपिका बंद करिए अपना माइक पहले। फ्लक्स की फॉर्मूला हमने निकाला एल आई। अब हमें जो लेंज लॉ बोल, सॉरी फेराडेज लॉ क्या बोलता है? माइनस एन डी फाइव, यही बोलता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, एन को मैंने हटा दिया, एन डी फाइव। फ्लक्स के अंदर सारा आ जाएगा टोटल। तो इट विल बी बेसिकली क्या, इसको मैं एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ। Yes, sir. इसी को हम बैक ईएमएफ बोलते हैं कि अगर किसी सर्किट का करंट देखिए डी आई बाई डी टी, तो बैक ईएमएफ जो होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। और डी आई बाई डी टी क्या चीज है? व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर किसी सर्किट का करंट कांस्टेंट है तो बैक ईएमएफ क्या होगा? जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उसको अपोज करेगा। अगर मान लो ईएमएफ बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि किसी सर्किट में इफ करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, तो बैक ईएमएफ कितना पैदा होगा? जीरो। तो डी आई, तो बैक ईएमएफ हो जाएगा क्या? जीरो होगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा, तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है बट Yes, sir. Yes, Yes, sir.
ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आप यहाँ पे। चलिए बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ लिया, बाकी क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। यहाँ पे बैक ईएमएफ हो गया। अब हम निकालते हैं एक लॉ का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में जेईई में कई बार पूछते हैं। बैक ईएमएफ पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, दो लूप्स हुए। हाउ मेनी लूप्स विल देयर फॉर म्यूचुअल? 2 लूप्स होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और एक होता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो हमने निकाला था एल, ये एल क्या था, एल जो था मेरे पास, आप लिख लीजिए कहीं पे, सेल्फ इंडक्टेंस है। क्योंकि लूप में जो अपोजिशन पैदा हो रहा है वो खुद का खुद से हो रहा है ना, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने एक लूप लिया, उसके बगल में दूसरा लूप लग दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। और मान लेते हैं यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा, ये हम मान लेते हैं लूप 1, और ये मान लेते हैं क्या, लेट मी सी, दिस इज लूप। इस लूप के अंदर मैंने कुछ करंट पास किया, बताओ बहुत ध्यान से देखो। इस लूप से मेरा क्या करंट पास होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा, फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1। फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1 क्या होगा? फ्लक्स क्या होता है? एरिया इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो बताइए। फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, एरिया ऑफ 2 इंटू 1, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? यू कैन ऑल्सो राइट, फ्लक्स को हमने फॉर्मूला लिखा था एल आई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा। मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इनटू करंट। किसका करंट? किसका करंट? करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? 1 से। तो करंट भी किसका होगा? 1 से का। होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये फॉर्मूला यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स निकाला हमने 2 का, और 2 का जो फ्लक्स होगा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो चलिए यहाँ पे कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा आपको। 5 to 1 का मतलब क्या है, लिख दो जरा ताकि तुम्हें याद रहे। फ्लक्स 2 पे 1 के कारण। ऑफ कॉइल लूप 2 ड्यू टू द करंट ऑफ फ्लक्स ऑफ लूप 2 ड्यू टू करंट इन 1। सर्किट करंट इन 1 की वजह से जो लूप फ्लक्स होगा, दैट इज दिस, ठीक है। और M21 क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप 2 एंड 1 ड्यू टू 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जरा, यही का 512 क्या होगा? एरिया ऑफ 1 और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बेटा 2। ठीक चल रहा हूँ क्या मैं? फ्लक्स क्या होता है? एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। ओके, और ये बराबर हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और करंट किसका लेंगे? कौन सा? I2। I2, बिल्कुल सही। फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, यानी कि अब जो है, अगर मैं 2 में करंट पैदा कर दूंगा तो 2 वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले में जाएगा। इतनी बात समझ आ रही मेरी कि नहीं, बोलो? यस सर। ओके, तो वो जो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, वो 1 वाले लूप में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है। इसका उल्टा क्या था कि 1 वाले में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 वाले में कुछ फ्लक्स पैदा कर रहा है। तो 512 जो हो जाएगा एरिया ऑफ 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, इसको लिखूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू इनटू I। ठीक, तो यहां से एक रिलेशन आएगा। आप एक बात याद रखिएगा, मैं एक रिजल्ट लिखवाने जा रहा हूं डायरेक्ट, कि ये रिजल्ट याद रखिएगा। M12 इसको प्रूव करेंगे बाद में, M12 will be equal to M21। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 will be equal to म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 2। यानी 1 का 2 के लिए निकालें या 2 का 1 के लिए निकालें, दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो आप जो आसान लगे वो निकाल दीजिए। यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस सर।
यस सर हो गया। हो गया, ठीक। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नीट में 2021 में पूछा गया है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि एक बड़ा सा सर्कुलर लूप है रेडियस आर का, और उसके बीच में स्मॉल आर का एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ इसका। म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो लूप है, ठीक है। तो मैंने देखा यार कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है इसको, इसको मैं अगर कॉइल 1 मान लूं, इसको कॉइल 2, तो M12 जो होता है बेटा वो M21 के बराबर होता है क्या? तो मैं कोई सा भी निकाल लूं। अब मुझे पता चला कि यार जो सेंटर, एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, इसमें उसने बोला था कि आर मच मच लेस देन स्मॉल, मतलब जो बीच वाला लूप है वो बहुत छोटा है और बाहर वाला लूप बहुत बड़ा है। तो यू नो कि एक सर्कुलर लूप की वजह से व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक सर्कुलर लूप की वजह से? जीरो। अरे अरे क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? म्यू म्यू नॉट नॉट आई बाई 2r। इसका मतलब अगर मैं इस छोटे वाले लूप को देखूं, इस छोटे वाले लूप को यहाँ पे ले आऊं जरा, तो छोटे वाले लूप पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट, अगर मैं आई अपॉन 2 कैपिटल R, और इस फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या? क्योंकि वो साइज बहुत छोटा है, टेकन एज तो कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या? Yes, sir. कांस्टेंट होता तो है नहीं एक्चुअली, वो तो अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि साइज उस छोटे लूप का बहुत छोटा है, तो क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि वो लगभग सेंटर के अराउंड है, तो मैं कह सकता हूँ कि टेकन एज। तो इस छोटे लूप का अगर मैं फ्लक्स मान लूँ, फ्लक्स क्या होगा? एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट पाई बाई 2r। बात समझ में आई? बोलो यार सही या नो? Yes, sir. अच्छा, अब phi इज इक्वल टू एम आई मैंने लिखवाया था, तो phi को हम लिख सकते हैं क्या? मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू आई। करंट किसका? 2 का। तो phi का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज इक्वल टू M12 इंटू आई। आई से आई क्या हो गया? कैंसिल। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला ऑप्शन में दिया हुआ है, पाई एंड स्टार्टिंग में दिया आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन, ये फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए तो ठीक है। बाकी हम कल हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस, बहुत छोटा लेक्चर ही है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड। आप सब लोग ये देख के आएंगे, मैं अगली क्लास में डिराइव करूंगा। ये बात समझना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सर्कुलर लूप का था, ठीक है। यस सर। चलो आप अगली क्लास में डिराइव करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड को भी हम मतलब कोयल जैसे बनाते हैं और कोयल भी सोलेनॉइड जैसी नहीं, होती है। सोलेनॉइड में क्या होता है कि सोलेनॉइड में कई सारे टर्न्स होते हैं और लूप में एक सिंगल टर्न होता है। सर कोयल ठीक जो है, होती है भाई कॉइल क्या? सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स। कई सारे Yes. सर्कुलर लूप्स को इकट्ठा कर दे सोलेनॉइड में, और एक सर लूप दिया तो लूप। कोयल में भी तो लार्ज टर्न होते हैं। नहीं, वो सारे लूप्स एक के ऊपर एक रहते हैं। सोलेनॉइड में क्या होता है? आगे पीछे होते हैं, यस सर। इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता है, और उसमें क्या होता है? एक ही जगह पे कई सारे लूप से लपेट देते हैं, यस सर। ठीक है। म्यूचुअल सर मतलब इंडक्टेंस, ये जो आपने पीछे बनाए थे, ये जो आपने पीछे बनाए थे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, ये क्या था? ये किसके एक के ऊपर है, यानी एक लूप है, उसके अंदर एक छोटा, एक बड़ी चूड़ी है, बैंगल समझते हैं ना चूड़ी, एक बड़ा सा रिंग है, उसके अंदर छोटा सा रिंग है, ये है तो पीछे वाली स्लाइड पे जो बनाया। इस वाले। इस पे क्या है?
हाँ बताइए किस पे कहना। सर ये जो बनाया मतलब ये सोलेनॉइड है कि क्या है ये? हाँ ऑफ कोर्स इज सोलेनॉइड है मैंने भाई, ऑफ कोर्स इसमें कई सारे टर्म्स है। आई कैन से देयर आर 2 सोलेनॉइड्स। कोयल भी लिखा होता है कहीं पे ना। नहीं जैसे एक्चुअली कोयल। वो एक अलग बात होगी भाई। कॉइल एक्चुअली सोलेनॉइड भी एक तरह का कॉइल ही होता है, लूप हो सकता है, कुछ भी बोल है तो सोलेनॉइड। यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ कि क्या लिया। ठीक है चलिए आज की क्लास में वर्क करते हैं, 1 घंटा की क्लास में। ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.